ओके। कल हम लोगों ने देखा कि एयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, एयर कंडीशनर्स में किस टाइप के फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, एंड उन फ़िल्टर्स का पर्पस क्या होता है। एंड देन वी वर लुकिंग एट द डिफरेंट functions that an air conditioner performs. Good morning. Good morning, Shivam. And in those functions that an air conditioner performs, हमने देखा कि हीटिंग किस तरह से होती है, कूलिंग किन किन तरह से हो सकती है। एंड आज लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स? हम्म। मैम amount of humidity at a particular place और मतलब extracting a मतलब extracting humidity from a Extracting humidity या moisture from air is actually dehumidification. मतलब हम उसकी ह्यूमिडिटी को हटा रहे हैं। ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स कि हम किसी भी मतलब एयर में सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, सो वी आर मेकिंग द एयर मोर ह्यूमिड। एंड फॉर दिस, जो भी इनकमिंग एयर होती है दैट पासिस थ्रू वाटर या वेटेड क्लॉथ वेटेड क्लॉथ स्ट्रिप्स, इसके थ्रू जब एयर मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में, पानी के फॉर्म में या डैम्प क्लॉथ के फॉर्म में उसके थ्रू पास होती है, तो जो मॉइस्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैरी हो जाते हैं ऑन थ्रू दैट एयर एंड द एयर बिकम्स सैचुरेटेड। And to humidify large quantity of air, spray humidifiers can be employed. Meaning, अगर हम एयर फ्लो हो रही है, एयर इज़ मूविंग एंड उस पे हम वाटर स्प्रे करते हैं, तो इट बिकम्स ह्यूमिड, इट एड्स मॉइस्चर टू दैट एयर। आप में से कोई साइबर हब गया है कभी? या ऐसे कोई स्पेस में जहाँ पे दे हैव फैन्स और फैन्स के आगे दे हैव वाटर स्प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ द फैन्स, तो जब आप गर्मी में किसी और सेमी ओपन या ओपन एरिया में होते हो, तो यू फील अ वेरी वेरी फेंट स्प्रे ऑफ वाटर ऑन योर फेस। वो एक तरीका yes होता ma'am है एयर को ह्यूमिडिफाई करने का। एंड इट इज़ डिप्लॉयड इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, क्योंकि वो इट्स अ cheap form and a very practical way to um, lower the temperature of a space, especially अगर वो space बहुत बड़ी है and you cannot have actual air conditioners, या वो space open या semi open है। तो humidification में there are things that we should take care of.
जो outside air होती है in winters, it has low temperature and low humidity. अरे even your those humidifiers जो machines आ रही हैं, especially people are getting more of those tiny machines after the pandemic, since the pandemic has started, not after it, still going through it. तो जो छोटी-छोटी machines होती हैं, they spray out water या actually humid air kind of into your space, तो उससे आपका area becomes a little more humid than it was before, especially winters में it helps. Sometimes winters में we have dry nasal passages and it becomes very uncomfortable to breathe. अगर आपकी तबीयत नहीं सही है या even in general because the air is very dry in winters. तब humidifiers help in easing the breathing process. वही जो प्रिंसिपल होता है वो फॉलो होता है इवन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स. So winters में the one of the things that we should keep in mind when we are talking about humidification is कि winters में हवा, it has a lower temperature and it has low humidity. So to make this air which is cold and dry, to make it fit for air conditioning, you have to humidify it. You have to make it go through the humidification process. And the second point is that the water used for humidification may be reused by providing a tank and a pump. मीनिंग हम सेम वाटर को रीयूज कर सकते हैं इन अ साइकिल कि वाटर स्प्रे हो रहा है, देन इट ऑब्वियसली इट विल गेट कलेक्टेड समवेयर, इट विल फॉल समवेयर, फिर इट कैन थ्रू थ्रू मतलब collect it in a tank or something and then pump it back into the spraying nozzle और वापस से collect होगा and it will go back. इस तरह से you can reuse the same water. एंड जब स्प्रे ह्यूमिडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसमें एलिमिनेशन प्लेट्स भी लगाई जाएं आफ्टर द ह्यूमिडिफायर्स, आफ्टर द स्प्रे. और जो प्लेट्स होती हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज होती हैं सो दैट जो बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की इन द एयर आर रिमूव्ड व्हेन एयर पासेस थ्रू द प्लेट्स. This is to control the amount of humidification. बहुत ज़्यादा अगर हमने ह्यूमिडिफाई कर दी एयर तो क्या होगा कि रूम में कंडेंसेशन होगा क्योंकि हम रूम को कूल डाउन कर रहे हैं. एंड इफ़ द एयर इज़ टू ह्यूमिड तो इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग ऑन द कोल्ड सर्फेसेस. जब कोई सर्फेस ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर सेटल होने लगती हैं. ये स्पेशली तब होता है अगर हम से मॉनसून्स में कार में एसी चला के ड्राइव कर रहे हैं तो जो शीशे हैं वो फॉगी होने लगते हैं. या फिर मॉनसून में जब हम रूम में एसी चलाते हैं तो शीशे के विंडोज़ के बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाते हैं. हैव यू गाइस नोटिस दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये वही चीज़ होती है कि इफ़ यू अगर बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिड कर दी एयर एंड देन यू कूल इट डाउन और रूम का टेम्परेचर हम ऑलरेडी कूल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनिंग, तो इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग ऑन द surfaces and we don't want that. We don't want our wall surfaces, furniture and everything to start condensing. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसे कंट्रोल करें, रेगुलेट करें. ओनली ह्यूमिडिफाई द एयर to the point that you need it to be, so that वो comfort provide करे, discomfort ना provide हो. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we come to dehumidification. Dehumidification is
the exact opposite of humidification. In this process एक certain amount of moisture जो भी required amount होता है उतना moisture is taken out from the air. This process is called humidification, dehumidification, sorry. Dehumidification हम carry out कर सकते हैं by first lowering the temperature of air below the dew point, एंड फिर जो कंडेंसेशन होगा, बिकॉज ड्यू पॉइंट क्या होता है, क्या आप लोगों को याद है व्हाट इज ड्यू पॉइंट? स्कूल में पढ़ा होगा. Ma'am, the dew point is atmosphere temperature, something like that. राइट, टेम्परेचर को ही रेफर करता है ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट, ईश्वर जैसे यू सेड, इट इज़ अ टेम्परेचर, इट इज़ अ सर्टेन टेम्परेचर जिस पे एयर को अगर हम कूल डाउन करते हैं टू दैट पॉइंट, टू दैट टेम्परेचर, तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है. सो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%. एंड जब ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड जाता है टेम्परेचर, मतलब और ज़्यादा लो होता जाता है टेम्परेचर, तब वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है एयर जो होती है वो कंडेंस होने लगती है. इट स्टार्ट्स टर्निंग फ्रॉम इनटू लिक्विड फ्रॉम वाटर वेपर. So basically dew point is the temperature that we at which um, if the air is cooled down to that point, it will become 100% saturated. And beyond that, मतलब उससे कम टेम्परेचर कम होता जाएगा तो it will make the air what जो vapor है in the water vapor in the air, it will start condensing on surfaces. सो डीह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, दैट इज़ बेसिकली एयर में से जो वाटर वेपर थी उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड लिक्विड में कन्वर्ट करके वी कैन कलेक्ट इट. तो ह्यूमिडिटी कम हो गई क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं वो हवा की ह्यूमिडिटी में से ही फॉर्म होती हैं. सो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर वेपर तो एयर उतनी सैचुरेटेड नहीं रहेगी, मतलब हमने उसे डीह्यूमिडिफाई कर दिया. सो टू डीह्यूमिडिफाई वी कैन पर्पसली कंडेंस द एयर. सो हम उसका जो टेम्परेचर है एयर का वो ड्यू पॉइंट के नीचे ले आते हैं, तो कंडेंसेशन होता है, तो जो मॉइस्चर होता है वो एयर में से अलग हो जाता है, तो दैट brings about dehumidification. So the dehumidification may be also carried out by the process of desiccation. Desiccation क्या होता है? It is the removal of moisture from a substance. It can be achieved either by use of absorbents or adsorbents. तो एक तो प्रैक्टिकल प्रोसेस ये था कि हम एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के नीचे ले आएँ, तो इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग, एंड जब कंडेंस हो जाएगा वाटर वेपर तो एयर को हम वापस से ड्राई कर देंगे बाय ड्राई हीटिंग इट. तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वील लेफ्ट विद द मॉइस्चर एंड ड्राई एयर सेपरेटेड.
पर अगर हमें केमिकल्स के थ्रू ये चीज़ करनी है क्योंकि वी कांट कॉन्स्टेंटली भी चेंजिंग द टेम्परेचर, कम कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, सो हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो होते हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। एक होते हैं एब्जॉर्बेंट्स और एक होते हैं एडजॉर्बेंट्स। फर्स्ट जो है एब्जॉर्बेंट, वो होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम या अमोनिया के सॉल्ट। तो दे हैव दिस टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो वो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, बाय नेचर दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। देन यू हैव एडजॉर्बेंट्स, जो सेकेंड वर्ड है। दीज आर सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके दे डोंट गेट सैचुरेटेड देमसेल्व्स। जैसे ये जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और अमोनिया, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करेंगे पर उसके बाद व्हाट हैपेंस इज कि वो खुद मॉइस्ट हो जाते हैं, दे बिकम सैचुरेटेड देमसेल्व्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो कॉफ़ी होती है घर में, जार में कॉफ़ी होती है, अगर वो हम खुली छोड़ देंगे स्पेशली मानसून में, तो व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज़ वो सैचुरेटेड हो जाएगी, इट विल एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर एंड वो खराब हो जाएगी, इट विल टर्न इनटू अ ब्रिक। राइट, होता है अगर बहुत टाइम तक कॉफ़ी रखी रहती है एंड इफ इट इज द जार इज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली तो वो Yes, ma'am. जम जाती है। Yes. राइट, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसका खुद का फॉर्म चेंज होता है, हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग इट विद इन इटसेल्फ। वही ये सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम या सॉल्ट ऑफ अमोनिया हो करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, तो उसका खुद का फॉर्म चेंज हो जाएगा। ये एब्जॉर्बेंट होते हैं। पर जो एडसॉर्बेंट होते हैं वो दे ट्रैप मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। सरफेस पे मॉइस्चर रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, इट विल नॉट चेंज इट्स फॉर्म, सो इट अलाउज द मॉइस्चर टू स्टे ऑन इट्स सरफेस। जैसे कि सिलिका जेल होता है या एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है। सिलिका जेल तो देखा होगा आपने, जब न्यू शूज़ खरीदते हैं या वाटर बॉटल्स खरीदते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो विच मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, तो यू मस्ट हैव नोटिस कि उसमें सिलिका के पैकेट्स होते हैं वाइट कलर के। Yes, ma'am. उस पे लिखा होता है सिलिका जेल डू नॉट ईट। तो सिलिका इज वन ऑफ दोज मटेरियल जो सब मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करता है बट उसका खुद का फॉर्म नहीं चेंज होगा, सो दे आर मोर एफिशिएंट। एंड वैसे ही एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है। सो एब्जॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम, मीनिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, नॉट जस्ट कैल्शियम। ठीक है, और जो एड्जॉर्बेंट होते हैं, सॉरी आई स्पेलिंग एब्जॉर्बेंट की चेक कर लेना। एड्जॉर्बेंट्स हो जो होते हैं दैट कैन बी सिलिका जेल and activated ammonia, sorry, alumina. And जब इनफ मॉइस्चर होता है इन द एयर तो वो एड्जॉर्बेंट्स पे कलेक्ट हो जाता है एंड इफ़ यू वांट टू ह्यूमिडिफाई द एयर वापस से, राइट, हमने डीह्यूमिडिफाई की थ्रू सिलिका जेल, तो सिलिका जेल ने अपने सरफेस पे मॉइस्चर को ट्रैप कर लिया, इट्स स्टिल देयर एज जस्ट एज वाटर, मतलब उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई, इट्स ऑन द सरफेस। तो हमें वापस से एयर को ह्यूमिडिफाई करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्यूमिना को हीट अप करेंगे, तो वो वापस से वेपराइज होके पानी हवा में चला जाएगा, तो वो वापस से ह्यूमिडिफाई हो जाता है।
विच इज़ अ लॉट मोर इफेक्टिव अगर हमें एयर कंडीशनिंग जैसे सिस्टम में इस चीज़ को यूज़ करना है, विच इज़ नेवर परमानेंट. वी कीप ऑन चेंजिंग द सेटिंग्स. हमें डिफरेंट सेट एंड कॉम्बिनेशन चाहिए होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का, तो द एड्जॉर्बेंट्स हेल्प अ लॉट मोर. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये कंपोनेंट्स थे डिफरेंट फंक्शंस जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स या एचवैक सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं: हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू समर एयर कंडीशनिंग. तो जो समर्स में एयर कंडीशनिंग किस तरह से वर्क करती है, वील अंडरस्टैंड दैट. समर्स में हमें क्या अचीव करना होता है? हम क्यों एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? Ma'am, to achieve cool air inside. राइट. सो हमें टेम्परेचर कम करना होता है. और मैम, एयर को फिल्टर करने के लिए भी. एंड एयर को डीह्यूमिडिफाई करने के लिए. क्योंकि समर्स में, गर्मियों में पीपल परस्पायर, एयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो हमें टेम्परेचर लोअर करना होता है, ह्यूमिडिटी भी लोअर करनी होती है. इसलिए जो पूरा प्रोसेस होता है, इट इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग, dehumidification and reheating. So इसमें फ्रेश एयर आती है, it passes through a damper, and then वो फिल्टर के थ्रू पास होती हैं. एंड कूलिंग कॉइल्स, जो हम लोगों ने कल कूलिंग के टाइम बात की थी, कॉइल्स में रेफ्रिजरेंट हो सकता है या कोल्ड वाटर भी हो सकता है. एंड इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से जब ये एयर पास होती है तो उसका टेम्परेचर लोअर होता है, बिकॉज द कॉइल्स आर कोल्ड,
colder, lower in temperature, and they tend to absorb heat. तो air का temperature भी कम हो जाएगा and then it is put through a dehumidifier. Dehumidifier में सम्प है. सम्प मतलब एक तरह से एक टैंक है जो वाटर को कलेक्ट करेगा. क्योंकि हमने कूलिंग कॉइल से उसका टेम्परेचर इतना लोअर कर दिया, ड्यू पॉइंट से कम किया, ठीक है, तो वो उस कंडेंस होगा. फिर जो कंडेंस्ड पानी है इट विल कलेक्ट इन दैट सम्प, एंड जो कूल एयर है दैट विल बी पास थ्रू हीटिंग कॉइल. हीटिंग से हम गर्म नहीं कर रहे हैं हवा को, we're just going to dry heat it so that उसका जो भी मॉइस्चर है वो कम हो जाए, and then it is passed into the conditioned space. मतलब जो स्पेस रूम है हमारा वहाँ पे. एंड देन वो जो सर्कुलेटेड एयर होती है उसे हम वापस से रिसर्कुलेट भी कर सकते हैं. टू अ पोर्शन ऑफ इट कैन बी रिसर्कुलेटेड एज वेल, विच एक्चुअली इट इज़. क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि एयर कंडीशन स्पेसेस आर यूजुअली कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ. उसमें अगर हम उस एयर को पंप करते रहेंगे पर वहाँ जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी, तो वहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, विच वी डोंट वांट. इसलिए जो स्पेस की एयर होती है उसे उसी वापस से रिसर्कुलेट कर दिया जाता है टू मेंटेन वेंटिलेशन, एक फ्लो क्रिएट होता रहे. सो टू रिपीट इट वन मोर टाइम, जिस बाहर की एयर होती है उसे डैम्पर के थ्रू मिक्स किया जाता है, एंड वहाँ पे इट मिक्सेस विद द रिसर्कुलेटेड एयर जो स्पेस में से वापस आ रही है. फिर वो जो मिक्स्ड एयर होती है वो फ़िल्टर के थ्रू पास होती है. उसमें से डस्ट, डर्ट, अदर इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं, एंड फिर वो एयर जो क्लीन हो चुकी है इट पासेस थ्रू द कूलिंग कॉइल. कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है दैन रिक्वायर्ड. मतलब मीनिंग इफ़ यू वांट योर स्पेस टू बी एट अ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर विल बी मच लेस देन दैट. एंड जो एयर है इट पासेस थ्रू द कूलिंग कॉइल जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है दैन रिक्वायर्ड. एंड फिर जो कूल्ड एयर होती है वो एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है इन कंडेंस इन सैचुरेटेड फॉर्म. मतलब अभी हमने उसे डीह्यूमिडिफाई नहीं किया है तो इट स्टिल हैज़ दैट मॉइस्चर, एंड इन दैट एरिया जहाँ पे सम्प है वहाँ पे इट कंडेंसेस, एंड जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होती हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है इन दैट सम्प. फिर जो ये डीह्यूमिडिफाइड एयर होती है उसे हीटिंग कॉइल के थ्रू पास करते हैं जो एयर को बहुत थोड़ा हीट अप करती है सो दैट उसकी ह्यूमिडिटी हम एडजस्ट कर पाएँ, उसकी ह्यूमिडिटी हम रिक्वायर्ड अमाउंट तक कम कर पाएँ. एंड देन वो जो कंडीशन्ड एयर है जिसे हमने कूल किया है, फ़िल्टर किया है, डीह्यूमिडिफाई किया एंड रीहीट किया है, दैट कंडीशन्ड एयर इट पासेस थ्रू अ फैन सो दैट वो हमारे स्पेस में आ पाए. फिर उस स्पेस में से थोड़ी सी एयर वापस से एटमॉस्फेयर वापस से सर्कुलेट की जाती है इनटू दैट स्पेस, इनटू द डैम्पर ऑफ द एयर कंडीशनर, एंड फिर वापस से पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है. नाउ अगर आप लोगों को रीसर्कुलेशन एक्सपीरियंस करना है अपने स्पेस में, एंड इफ़ यू गाइज हैव दैट विंडो एसी में, तो जो बड़ी ग्रिल लगी होती है फ्रंट में उसके सामने अगर आप कोई कर्टन या कोई पेपर रखोगे छोटा सा तो वो चिपक जाएगा उस पर, चलते हुए एसी के सामने ऑब्वियसली वो उसमें चिपक जाएगा, बिकॉज वहाँ से जो रूम की एयर है वो वापस से सक इन की जा रही होती है विद इन द एसी.
एंड स्प्लिट एसीज में आई थिंक नीचे की तरफ होते होंगे, बट वो इतने विजिबल नहीं होते हैं कि आप उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर पाओ. Is this clear? Summer air conditioning? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब हम आते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग पे. विंटर एयर कंडीशनिंग में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. विंटर्स में बाहर की हवा कूल होती है एंड वी वांट वार्मर टेम्परेचर इनसाइड. एंड वी क्योंकि बाहर जो आउटसाइड एयर होती है इट इज़ ऑल्सो वेरी ड्राई, तो हमें उसे ह्यूमिडिफाई भी करना होता है. सो बेसिकली हम एयर को फ़िल्टर करते हैं, प्रीहीट करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं बिफोर पुटिंग इट बैक इनटू द स्पेस. एंड क्योंकि जो स्पेस होती है उसका टेम्परेचर जो हम मेंटेन कर रहे हैं इट विल बी स्लाइटली हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ द एयर आउटसाइड, तो अगेन इट मेक्स सेंस तो हम उसके कुछ पार्ट को उस एयर के कुछ पार्ट को रिसर्कुलेट कर लें टू हेल्प लोअर द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर. तो इट द होल प्रोसेस बिकम्स अ लिटिल मोर इकोनॉमिकल. So winter air conditioning system इसमें air is heated and it is followed by humidification. जो outside air होती है it flows through a damper जो mix करता है recirculated air को जो हमें अपने room में से मिली है and mixes it with the outside air. फिर जो mixed air होती है it passes through a filter. Again इसमें से dirt, dust और other impurities हटा दी जाती हैं. एंड फिर जो क्लीन एयर होती है इट passes थ्रू अ प्री हीट कॉइल, मीनिंग इट इज़ ऑलरेडी हीटेड अप सो दैट उसके अंदर जो पानी है इट डजंट फ्रीज. एंड इट इज़ ऑल्सो टू कंट्रोल द इवेपोरेशन ऑफ वाटर विद द ह्यूमिडिफायर. क्योंकि हम जो आउटसाइड एयर ले रहे हैं लेट्स से कि बाहर की एयर का टेम्परेचर इज़ इन सिंगल डिजिट्स 0, 1, 2 डिग्रीज एंड उस एयर को या इवन नेगेटिव में भी हो सकता है. देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे बहुत नेगेटिव में जाता है टेम्परेचर, जहाँ स्नोइंग होती है. वहाँ पे अगर हम उसी एयर को डायरेक्टली कॉइल पे लेके आए एंड इट इज़ नॉट प्री हीटेड, तो जो उसके अंदर पानी है दैट इट हैज़ अ चांस कि वो फ्रीज हो जाएगा. इसलिए हम उस कॉइल को प्री हीट करते हैं. तो जब जो कोल एयर होती है उसके ऊपर से पास होती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है टू द डिज़ायर्ड टेम्परेचर. एंड उसके बाद वंस हमने उस एयर को प्री हीटेड कॉइल के ऊपर से पास कराया तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है टू द डिज़ायर्ड टेम्परेचर. जितना हमें चाहिए उतना बढ़ जाता है. फिर ये जो कंडीशन्ड एयर है इसको हम अपने कंडीशन स्पेस में भेजते हैं.
एंड उसको ह्यूमिडिफाई भी करते हैं आफ्टर प्री हीटिंग। सो प्री हीटेड कॉइल के ऊपर से जब एयर पास होती है तो उसका टेम्परेचर तो राइज होता है बट ह्यूमिडिफाई नहीं होती है। टू डू दैट हम उसे ह्यूमिडिफायर एज इन वी ऐड या तो वाटर स्प्रे के थ्रू पास करेंगे, इस तरह से वी ऐड मॉइस्चर टू दैट एयर। और मॉइस्चर ऐड करने से उसका टेम्परेचर वापस से लोअर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑब्वियसली जब एयर को वाटर स्प्रे के थ्रू पास करते हैं तो उसका टेम्परेचर लोअर होता है। एंड देन टू ब्रिंग इट बैक टू द डिज़ायर्ड टेम्परेचर हम उसे रीहीट कर सकते हैं एंड देन ब्लोअर के थ्रू या फैन के थ्रू अब वो कंडीशन स्पेस में हवा जाएगी विच हैज़ हायर टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी एंड इट इज़ क्लीन। इज दिस क्लियर? Ma'am, please could you explain one more time? ओके ओके विंटर एयर कंडीशनिंग में कहाँ तक आपको समझ में आया है या कुछ भी पूरा नहीं समझ में आया? Yes, ma'am, starting. ओके तो विंटर्स में जो आउटसाइड एयर होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, राइट? और हमें अपने स्पेस में हाई टेम्परेचर की एयर चाहिए होती है। ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है तो इट्स वेरी ड्राई एंड वेरी कोल्ड एयर जिसे हमें ह्यूमिडिफाई भी करना है और टेम्परेचर भी रेज करना है। तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं एयर का, उसे हीट अप करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं। सो ये 3 मेन कंपोनेंट हैं इस पूरे सिस्टम के। तो लाइक समर एयर कंडीशनिंग बाहर की आउटसाइड एयर डैम्पर के थ्रू हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आती है एंड वहाँ पे after passing through the damper it mixes with the conditioned एयर थोड़ी सी, क्योंकि उसके टेम्परेचर ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं और रीसर्कुलेट होती है हवा, तो इट मिक्सेस विद दैट रीसर्कुलेटेड एयर फ्रॉम द कंडीशन स्पेस। ठीक है, तो हमारी जो बाहर की ठंडी हवा है इट मिक्सेस विद द वार्म एंड ह्यूमिड एयर। फिर हमने उसे एयर फिल्टर्स के थ्रू पास कराया तो वो एयर क्लीन हो गई। देन इट पासेस थ्रू हीटिंग कॉइल्स। ये हीटिंग कॉइल्स प्री हीटेड होती हैं सो दैट ठंडी हवा से उसमें जो पानी है वो फ्रीज ना हो जाए, राइट? तो पानी को पहले से गर्म कर देते हैं, सो दीज आर ऑलरेडी हीटेड
फिर जब उस पे से कोल्ड एयर पास होती है उसका टेम्परेचर राइज होता है, राइट? एंड टेम्परेचर राइज होता है एंड वी ऑल्सो ह्यूमिडिफाई इट थ्रू वाटर स्प्रेज, राइट? तो दो चीज़ें हुई, ये पहले तो हवा को हमने हीट अप कर दिया जितनी चाहिए थी, फिर हमने वाटर स्प्रे से उसे ह्यूमिडिफाई किया तो उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया, लोअर, अ लिटिल लोअर देन वी वांटेड इट टू बी। तो हम उसे फिर से रीहीट करते हैं ताकि उस ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिफाई हो गई एयर एंड जो टेम्परेचर लॉस हुआ था ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन वो कॉम्पनसेट हो जाए, तो उसे हम रीहीट करते हैं एंड फिर ब्लोअर या फैन के थ्रू अपने इंटीरियर स्पेस में भेज देते हैं। फिर वहाँ से कुछ एयर रीसर्कुलेट होके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है एंड मिक्सेस विद द फ्रेश एयर एंड फिर से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। Is it clear now? Okay, ma'am. Yes, sir. Okay. So this was winter and summer air conditioning system. Now let's talk about air distribution. एयर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंडीशन रूम में, मतलब हमने जिसकी एयर कंडीशनिंग कर दी है ऐसे रूम में जो एयर है हमने जिसको ट्रीट किया है, जिसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल की है, उसको हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स व्हाट वी वांट, सो दैट ऐसा ना हो कि सिर्फ जहाँ पे डक्ट लगे हैं एयर कंडीशनर के सिर्फ वहाँ पे रिलीफ है, कंफर्ट मिल रहा है एंड बाकी स्पेसेस जहाँ पे डायरेक्टली एयर नहीं पहुँच रही है दे आर स्टिल अनकंफर्टेबल टू बी इन। एंड जो कंडीशन्ड एयर होती है इट शुड बी let into the room at a height and location so that it thoroughly mixes with the air present in the room. Meaning, अब अगर हम हीटिंग कर रहे हैं और हीटेड एयर को हम सीलिंग के पास से डक्ट से हम वापस लेके आएंगे अंदर, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज हीटेड एयर या हॉट एयर राइजेस अप, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, इट्स लाइटर तो इट राइजेस अप। तो अगर हम गर्म हवा को सीलिंग हाइट पे अंदर ला रहे हैं रूम के, तो इट्स नॉट गोइंग टू मिक्स विद द रेस्ट ऑफ द एयर इन द रूम, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। वैसे ही अगर हम विंडो एसी को फ्लोर के पास लगा देंगे एंड ठंडी हवा नीचे से आ रही है विच टेंड्स टू सेटल डाउन, तो वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी अगेन। तो डिपेंडिंग ऑन आप जो कंडीशन्ड एयर ला रहे हो रूम में, वो किस हाइट पे और किस लोकेशन पे हो, उसका डक्ट या इनलेट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसका पोजिशनिंग करेक्ट हो so that it thoroughly mixes in with the air present in the room. एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरह से कर सकते हैं, 3 अरेंजमेंट से कर सकते हैं। एक तो
जो 3 अरेंजमेंट्स होते हैं फॉर एयर डिस्ट्रीब्यूशन, वो होते हैं, वन इज़ डक्ट्स, सेकंड इज़ आउटलेट्स एंड थर्ड इज़ पंप। डक्ट्स जो होते हैं वो शीट मेटल के बने होते हैं ऑफ सूटेबल साइज क्रॉस सेक्शन। लेट मी शो यू। ये तो अगर आप लोगों ने फायर सेफ्टी सिस्टम्स का केस स्टडी की होगी इन अ कमर्शियल स्पेस, तो आपने डेफिनेटली देखे होंगे। ये डक्ट्स होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ शीट मेटल ऑफ सूटेबल साइज एंड शेप, सो दैट ये जो कंडीशनड एयर होती है उसे कैरी कर पाए टू एवरी डिफरेंट स्पेस। एंड ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एयर प्रेशर, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, मीनिंग प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है, हम एक हाई प्रेशर पे एयर को एक्सपेल करते हैं फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, सो दैट वो सारी स्पेस में प्रॉपरली पहुंच पाए। देन जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है एयर की, एंड जो वॉल्यूम, मतलब जितना कंटेंट होता है, वॉल्यूम होती है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो एयर, उस इन तीनों चीज़ों को, प्रेशर, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम को ध्यान में रख के इन डक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। एंड इनकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि जो कंडीशनड एयर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, एयर लॉस या टेम्परेचर लॉस कम से कम हो, एंड इनका लोकेशन भी ऐसा होना चाहिए सो दैट दे लेट इन एयर इन द रूम, सो दैट पूरा रूम में प्रॉपरली कंडीशनड एयर मिक्स हो पाए इन द एंटायर स्पेस। सो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम डक्ट्स को इंसुलेट भी करते हैं, सो दैट जो भी हम टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं एयर का, वो टेम्परेचर लॉस ना हो, एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए ये डक्ट्स इंसुलेटेड होते हैं। एंड इसमें वी अवॉइड अ लॉट ऑफ शार्प कॉर्नर्स, अदरवाइज हमें एयर की वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी एंड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जो डक्ट सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ सप्लाई डक्ट भी होते हैं, रिटर्न डक्ट भी होते हैं, क्योंकि हमारा जो एचवैक सिस्टम है उसमें हम एयर, फ्रेश एयर भी लेते हैं, एयर को रीसर्कुलेट करके वापस मिक्स भी करते हैं। तो सप्लाई डक्ट भी होते हैं एंड रिटर्न डक्ट भी होते हैं। सप्लाई डक्ट कंडीशनड हवा को स्पेस में ले जाते हैं, रिटर्न डक्ट्स रीसर्कुलेटेड हवा को वापस लेके आते हैं रीसर्कुलेशन के लिए। एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि वी वांट द कंडीशनड एयर टू मूव इनटू द स्पेस और यूज्ड एयर टू मूव बैक टू द कंडीशनर, एयर कंडीशनर। तो इस सिस्टम को, इसी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम एयर की वेलोसिटी और वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। इसीलिए डैम्पर्स प्लेस किए जाते हैं। डैम्पर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली एयर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। डैम्पन करना चाहते हैं तो मतलब स्पीड को कम करना चाहते हैं, तो वी विल ओपन दोज डैम्पर्स। एंड जब उन्हें वी वांट द एयर टू मूव इन एट अ हायर वेलोसिटी, तो हम डैम्पर्स को लोअर कर देंगे। एंड इन डैम्पर्स को हम मैन्युअली भी मूव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर
फिर आते हैं हमारे आउटलेट्स। डक्ट्स जो डक्ट्स के आउटलेट होते हैं, मतलब जहाँ पे हमने इनलेट दिया है एयर का, एज इन जहाँ से हवा कंडीशन्ड एयर रूम में आ रही है, उस उस आउटलेट की पोजीशनिंग डक्ट के से कनेक्टेड होती है। ऑब्वियसली ये आउटलेट्स जो हैं, मतलब द आउटलेट्स फॉर द एयर कंडीशन्ड एयर, मतलब डक्ट में से बाहर जा रही है हवा इनटू द स्पेस। सो दीज आर दोज आउटलेट्स, और ये डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। एंड द पोजिशनिंग ऑफ दीज आउटलेट्स डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, विंडोज़ एंड डोर्स किस तरह से प्लेस्ड हैं, रूम की हाइट क्या है, एंड क्या ये आउटलेट्स सीलिंग में लगेंगे या वॉल में लगेंगे। एंड ये जो डिफ्यूज़र आउटलेट्स होते हैं, ये अलग-अलग तरह से वर्क कर सकते हैं। एक तो डिफ्यूज़र्स होते हैं, देन पैन भी होते हैं, परफोरेटेड पैनल्स भी होते हैं। एंड ये जो तीनों थे, डिफ्यूज़र्स, पैन्स और परफोरेटेड पैनल्स, ये सीलिंग लेवल पे लगे होते हैं। जैसे ये है, दिस इज़ ए डिफ्यूज़र, मतलब एयर डायरेक्टली हवा में नहीं आ रही है, इट्स डिफ्यूज़्ड, उसकी वेलोसिटी कंट्रोल्ड होती है। इट विल स्लोली डिसिपेट इसके ओपन एजेस से। फिर एक तरह का डक्ट होता है जो इट लुक्स लाइक दिस। ये परफोरेटेड पैनल्स हैं या पैन्स हैं। ये सीलिंग लेवल पे लग सकते हैं, लाइक दिस, राइट। फिर वॉल आउटलेट भी होते हैं, जो भी वो भी डिफ्यूज़र फॉर्म में हो सकते हैं, स्लॉटेड भी हो सकते हैं, फिक्स्ड ग्रिल हो सकती है, परफोरेटेड ग्रिल हो सकती है। सो इनकी हाइट डिसाइड करनी होती है कि कितनी हाइट पे आउटलेट्स लगेंगे जो वॉल पे लग रहे हैं, सो दैट एयर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। These are all perforated types, diffusers एंड पैन्स। ये सब आपने आई थिंक ये वाला तो आपने देखे होंगे मॉल्स में। इस टाइप की ग्रिल्स लगी होती हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉबीज, इस तरह से। सो ये सब आउटलेट्स होते हैं एयर के लिए। परफोरेटेड ग्रिल इस तरह की भी हो सकती है। इसका पोजिशनिंग अगर देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सीलिंग में लगती है, एंड ये जो आप देख रहे हो, दिस एंटायर स्टील ट्यूब, इसमें परफोरेशंस हैं, एंड दिस इज बेसिकली एन आउटलेट फॉर द एयर कंडीशनर। एंड ये वॉल के पास लगा है, तो जो यहाँ अगर आप देखो, दिस वन, दिस पार्ट इज कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द डक्ट, एंड फिर ये एयर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी लार्ज स्पेस और इसकी सीलिंग हाइट भी बहुत ज़्यादा है। ओके।
Yes, ma'am. Then Yes, we ma'am. have pumps. Pumps हम यूज़ करते हैं सो दैट जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम उसकी वेलोसिटी वगैरह प्रेशर एयर वेलोसिटी कंट्रोल कर पाए. आफ्टर द एयर कंडीशनर कंडीशंस द एयर, उसके बाद जब वो एयर डिसिपेट करनी होती है थ्रू दीज लार्ज सिस्टम्स ऑफ डक्ट्स, तो उसके लिए वी नीड पंप्स, क्योंकि अगर नॉर्मल वेलोसिटी पे होगा तो वो एयर आउटलेट तक पहुँचते पहुँचते डिसिपेट हो जाएगी, वो वहाँ तक आ ही नहीं पाएगी. सो यू नीड पंप्स सो दैट हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर से एयर को आउटलेट्स तक भेजा जाए so that it can be distributed into the spaces. And to select the right kind of pump for any kind of system, तो हमें देखना होता है कि उसकी efficiency कैसी है, उसकी capacity कैसी है, what capacity do you need, कितनी motor power है, कितनी नॉइज़ लेवल है, क्योंकि पम्प्स मेक नॉइज़ एज़ वेल, क्योंकि इसमें मोटर्स लगे होते हैं. एंड जैसे ऑडिटोरियम्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं व्हिच हैव अ रिक्वायरमेंट कि एक लेवल ऑफ साउंड इंसुलेशन रहना चाहिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो इन सर्टेन केसेस लाइक दैट हमें ध्यान देना होता है कि उसका नॉइज़ लेवल भी ज़्यादा हाई ना हो. ओके. Yes, ma'am. So this was our air distribution system, जो कि ducts, outlets और pumps से बनता है. It comes after air conditioner obviously, क्योंकि ये conditioned air को distribute करता है into the entire space. So I hope आज इट इज़ जितने भी टॉपिक्स आज कवर किए हैं, समर कंडीशनिंग, विंटर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन एंड द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट्स हैं? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay then, thank you and add this in your notes. ठीक है. अपनी फाइल को इस कंटिन्यू करते जाओ. नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, जैसे सेंट्रल सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है इन अ स्पेस. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. मैम एयर कंडीशनिंग इसी में ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैम 4th यूनिट हमारे एयर कंडीशनिंग है, तो उसकी अलग फाइल मेंटेन करें या इसी में? उसी फाइल में एक सेपरेट सेक्शन ऐड कर देना, मतलब एक टाइटल पेज जैसा ऐड कर देना, बट लेट इट बी द सेम फाइल, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स हैं. ओके मैम. यूनिट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है, तो मैनेजेबल बनाने के लिए इट्स डिवाइडेड इनटू 3rd एंड 4th यूनिट, पर सेम कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट सेक्शन अलग कर देना. ओके मैम. ओके, थैंक यू. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम.